हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फाउंडेशन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, उसके कुछ एप्लीकेशन देखे थे। इस वीडियो में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस करेंगे एस चांद बुक से। वैसे भी ये फोर्थ चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग। अगर मान लीजिए कि ये कोई दो बॉडी है, दो से ज़्यादा बॉडी भी हो सकता है, m1 इसका मास है, इसका मास m2 है, तो ये दोनों जब एक दूसरे से कोलाइड करता है ना, तो जो इनिशियल मोमेंटम होता है कोलिजन से पहले और जो कोलिजन के बाद जो दोनों का मोमेंटम होगा ना, दोनों बॉडी का, वो दोनों सेम होगा। ठीक है। तो मान लीजिए कि ये अभी u1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है, और बाद में इसका वेलोसिटी हो गया v1 और इसका वेलोसिटी हो गया v2। तो सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम दोनों का सेम होगा। टोटल मोमेंटम ये दोनों का क्या होगा? इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दोनों टोटल मोमेंटम क्या होगा? इसका मोमेंटम प्लस m2 का मोमेंटम। तो इसका इनिशियल मोमेंटम निकालिए, क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी, m1 u1 प्लस इसका हो जाएगा m2 u2। ये हो गया टोटल इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m2 v1 और सॉरी ये m1 है ना, यहाँ पे m1 v1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा m2 v2। ये दोनों का सम हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम क्या है? कंजर्व है। पहले जितना मोमेंटम था बाद में भी उतना ही मोमेंटम है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब मोमेंटम जो है हमेशा कंजर्व रहता है। Whenever one body gain momentum, then some other body must lose an equal amount of momentum। मान लीजिए कि ये कह रहा है कि जब एक बॉडी मोमेंटम गेन करता है ना, तो दूसरा बॉडी उतना ही मोमेंटम क्या करता है? लूज करता है। मान लीजिए इसके पास मोमेंटम अभी x है और इसके पास y है, ठीक है। कोलिजन के पास इसके पास जो मोमेंटम है वो x से कुछ कम हो गया, तो x से मान लीजिए कि कुछ a अमाउंट कम हो गया, तो ये अमाउंट जो मोमेंटम है कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? ये a अमाउंट ऑफ मोमेंटम है ना, ये m2 में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो m2 का क्या हो जाएगा? इसका y था ना पहले, तो y प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। तभी तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना। अगर ये कुछ मोमेंटम लूज किया तो मोमेंटम जाएगा कहाँ? वो अदर मोमेंटम वो अदर बॉडी में जा कर के एब्जॉर्ब हो जाएगा, अदर बॉडी में जा कर के वो ऐड हो जाएगा मोमेंटम, तभी तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसलिए नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल देखिए, वही सेम एग्जांपल। एक ट्रक है, एक कार जा रहा है, ठीक है। इसका वेलोसिटी u है, कार का वेलोसिटी 2 है। ट्रक का मास है m एंड कार का मास है m2। तो जब ये कोलाइड करता है ना थोड़ा देर बाद, तो ट्रक का वेलोसिटी कुछ और हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा टकराने के बाद। तो ये हो गया v1 और इसका हो गया v2। तो देखिए मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन से पहले मोमेंटम क्या है? इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम। तो ट्रक का मोमेंटम हो गया मास इंटू वेलोसिटी m1 u1 और कार का मोमेंटम हो गया m2 u2, मास ऑफ कार एंड वेलोसिटी ऑफ कार। ठीक है। यहाँ पे कोलिजन हुआ, यहाँ पे फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? m1 v1 m2 v2, कार का मोमेंटम और ये हो गया ट्रक का मोमेंटम। ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या होगा? जो इनिशियल मोमेंटम है वो उसका सम जो है फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। तो आइए इसी को हम लोग अभी प्रूव करते हैं। इन दिस फिगर मान लीजिए कि ट्रक जो है एक फोर्स अप्लाई किया। जब ये कोलाइड किया ना, तो मान लीजिए कि ट्रक जो है कार पे एक फोर्स अप्लाई किया, जिसको हम लोग F1 मान लेते हैं। एंड एक्शन रिएक्शन के वजह से जब ट्रक जो है कार पे फोर्स अप्लाई करेगा, तो कार भी ट्रक पे फोर्स अप्लाई करेगा, जो कि F1 के बराबर ही होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो मान लीजिए कि ये F2 है, कार जो है ट्रक पे F2 अप्लाई किया, तो F2 क्या होगा? F1 के बराबर होगा, F1 के बराबर होगा F2, लेकिन अपोजिट होगा। समझे? ट्रक जो है कार पे F1 फोर्स अप्लाई किया, तो एक्शन रिएक्शन के वजह से कार जो है ट्रक पे फोर्स अप्लाई करेगा F2। तो F1 और F2 क्या होगा? दोनों में रिलेशन अगर देखिएगा तो क्या होता है? एक्शन फोर्स जो होता है रिएक्शन के इक्वल होता है एंड अपोजिट होता है। तो अपोजिट होने की वजह से क्या हो जाएगा? माइनस F2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए F1 इक्वल टू माइनस F2 है, और यहाँ पे F1 निकालना है। F1 कैसे निकलेगा? ये जो ट्रक जो फोर्स लगाया इस पे, तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन आ गया होगा। ट्रक जो कार पे फोर्स एक्सर्ट किया, एक मिनट, कार का वेलोसिटी अभी u2 है, कुछ देर बाद कार का वेलोसिटी हो गया क्या? v2 हो गया। ठीक है। ये जो फोर्स लगाया ट्रक
ट्रक जो फोर्स लगाया जिसके वजह से इसका मास मान लीजिए कि m2 है और इसका वेलोसिटी क्या हो गया, v u2 था तो अब हो गया v2, मतलब इसका वेलोसिटी चेंज हो गया। ठीक है, तो ये फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, फोर्स निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो मोमेंटम चेंज क्या हो गया, इसका पहले क्या था m2 u2, इसका पहले सॉरी चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया कार का, m2 v2 हो जाएगा कार का फाइनल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m2 u2, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। देखिए F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम हो गया। ठीक है, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स। तो जो F1 जो ट्रक जो कार पे फोर्स लगाया वो कैसे निकलेगा, ये इसका मास और वेलोसिटी, यही हो गया चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो और F2 भी इसी तरह निकलेगा, F2 मतलब जो कार जो है ट्रक पे जो फोर्स लगाया, तो ट्रक का मास क्या हो जाएगा m1, और ट्रक का वेलोसिटी पहले क्या था v1 था, पहले था u1 और बाद में हो गया था v1, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरह हम लोग निकालेंगे m1 v1 माइनस m2 u1 निकालें, m1 u1 निकालेंगे, इससे क्या होगा चेंज इन मोमेंटम निकलेगा बाय टाइम। तो इस तरह से हम लोग फोर्स F2 निकालेंगे कि कार कितना फोर्स जो है अप्लाई किया ट्रक पे। ठीक है, तो F1 इक्वल टू हो गया m2 इंटू v2 माइनस u2 बाई टी, एंड F2 इक्वल टू हो गया जो कि फोर्स जो कार जो है ट्रक पे लगाया वो हो गया m1 इंटू v1 माइनस u1 बाई टी। एंड यहाँ पे हम लोगों ने देखा किस तरह F1 इक्वल टू माइनस F2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे अब इसी केस में क्या करेंगे हम लोग, F1 और F2 का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, F1 का वैल्यू क्या था m2 इंटू v2 माइनस u2 बाई टी, और F2 का वैल्यू था m1 इंटू v1 माइनस u1 बाई टी। देखिए यहाँ पे F1 में ये 2 आ रहा है, आप इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा। F1 फोर्स जो है ट्रक लगाया है, ट्रक पहले फोर्स लगाया है कार पे। ठीक है, तो ट्रक जो फोर्स लगाया वो F1 है, तो F1 किसके बराबर होगा, फोर्स किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो F1 फोर्स की वजह से मोमेंटम किसका चेंज कर रहा है, कार का चेंज कर रहा है ना, तो कार का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे। तो कार का मोमेंटम क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल इसका वेलोसिटी कितना है v1 v2 है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है u1 है, तो क्या हो जाएगा m2 मास है ना, m2 v2 माइनस m2 u1, ये हो जाएगा इसका चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, इसीलिए F1 में कहाँ आ रहा है, F1 जो है कार पे लग रहा है, इसीलिए F1 इक्वल टू यहाँ पे v2 माइनस u2 बाई टी है। और सेम केस हो गया F2 के केस में, F2 के केस में क्या हो रहा है, फोर्स जो है कार लगा रहा है ट्रक पे कार लगा रहा है, और ट्रक का मास है, ट्रक पे फोर्स लगा रहा है कार, इसलिए ट्रक का मास क्या है m1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 इंटू v1 माइनस u1 बाई टी। अब इसी को आगे सॉल्व कीजिए, टी दोनों तरफ कट जाएगा, तो m2 v2 माइनस m2 u2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस m1 v1 माइनस m1 u1। ठीक है, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या कीजिए, अब आप इसको m1 u1 आप इसको इधर लेते आइए तो ये प्लस में आ जाएगा, और आप इसको इधर लेते जाइए तो ये भी प्लस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा m2 u2, यहाँ पे कहाँ चला गया, ये m1 u1 को इसी को आप रीअरेंज करिएगा ना, इसको उधर ले जाइएगा और इसको इधर ले जाइएगा, तो ये आपका आ जाएगा m1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था अभी। ये क्या हो गया, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। देखिए टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हो जाएगा। m1 v1 फाइनल वेलोसिटी है, ये भी फाइनल वेलोसिटी है कार का, और ये है ट्रक का, ये इनिशियल वेलोसिटी है ट्रक का, और ये इनिशियल वेलोसिटी है कार का। तो इनिशियल जो दोनों का मोमेंटम है वो टोटल किसके बराबर हो गया, फाइनल मोमेंटम के, मतलब कोलिजन के बाद में। मतलब जो दोनों के पास जो टोटल कोलिजन से पहले जो कार और ट्रक के पास वेलोसिटी था उसका सम क्या हो गया, कोलिजन के बाद जो दोनों का मोमेंटम हुआ उसके बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम जो है हमेशा कंजर्व रहता है, ना तो कम होता है ना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
अगर कुछ डाउट रहेगा तो। पहला क्वेश्चन है विच फिजिकल क्वांटिटी कॉरस्पॉन्ड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फोर्स बताता है। स्टेट द रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। फोर्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या होता है? फोर्स इक्वल टू हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाई टाइम हो जाता है, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम हो जाता है, सॉरी, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। यही क्या हो गया? फोर्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन हो गया। यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होता है, डिफाइन 1 न्यूटन। एग्जाम्पल 1 न्यूटन का भी डिफिनीशन हम लोगों ने देखा। जब कोई 1 न्यूटन वो फोर्स होता है जो कि 1 किलोग्राम के बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन बताना है। तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी हम लोगों ने देखा है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज न्यूटन। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। विच फिजिकल प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ जेट एरोप्लेन। यहाँ पे भी हम लोगों ने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेम द प्रिंसिपल ऑन विच रॉकेट वर्क। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे वर्क करता है। नेक्स्ट है इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। अ रॉकेट कैन प्रोपेल इटसेल्फ इन वैक्यूम। वैक्यूम में क्या रॉकेट खुद को प्रोपेल कर सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। ये मान लीजिए कि रॉकेट है तो ये आगे की ओर कैसे जाता है? जब ये पीछे की ओर एग्जॉस्ट फेंकता है और ये एग्जॉस्ट क्या है? एयर पे प्रेशर लगाता है, एयर पे फोर्स लगाता है, जिसके वजह से रिएक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है? ये ऊपर की ओर मूव करने लगता है। तो जब वैक्यूम रहेगा तो ये जो एग्जॉस्ट है किस पे फोर्स लगाएगा? कहीं फोर्स ही नहीं लगा पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? कोई रिएक्शन फोर्स मिल ही नहीं पाएगा और ये आगे की ओर नहीं मूव करवाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ये फॉल्स है। व्हाट इज द फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। तो ये 1 न्यूटन का डिफिनीशन है। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 10 kg। एक्सेलरेशन बोल रहा है, यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन बोल रहा है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास बाई फोर्स निकाल लीजिएगा। अ गर्ल जिसका वेट 25 किलोग्राम है स्टैंड ऑन अ फ्लोर, शी एक्सर्ट डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 250 न्यूटन ऑन द फ्लोर। व्हाट फोर्स डज द फ्लोर एक्सर्ट ऑन हर। कोई ग्राउंड है, यहाँ पे अगर कोई लेडी खड़ी है और ये इस पे 250 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, तो ये क्या कर रही है? एक्शन फोर्स हो रहा है इसका, जो कि डाउनवर्ड ग्राउंड पे लगा रही है 250 न्यूटन का। ठीक है, तो ग्राउंड भी बदले में क्या करेगा? रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा लड़की पे, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक्शन फोर्स के बराबर होगा, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। ठीक है, -250 न्यूटन हो जाएगा। नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच मेक इट ईजियर टू एक्सेलरेट अ स्मॉल कार देन अ लार्ज कार। तो स्मॉल कार को एक्सेलरेट करना इजी क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका मास कम होता है लार्ज कार के मुकाबले। फाइंड इन द फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का हो गया किलोग्राम और वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यूनिट हो जाएगा मोमेंटम का। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी रिटेन एज फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, और फोर्स इक्वल टू और क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये भी होता है फोर्स का डिफिनीशन, हम लोगों ने पढ़ा अभी। फोर्स इन अ न्यूटन्स थर्ड लॉ पेयर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। क्या होता है? जो फोर्स जो होता है एक्शन और रिएक्शन, अगर एक्शन फोर्स एफ है तो रिएक्शन फोर्स भी क्या ही होगा? एफ ही होगा, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन क्या होगा? दोनों का अपोजिट हो जाएगा। तो एक एफ होगा तो दूसरा -f हो जाएगा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मीनिंग एक्सप्लेन करना है, तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। टू टेक द बोट अवे फ्रॉम द बैंक ऑफ अ रिवर, द बोटमैन पुशेस द बैंक विथ एन ओर। वाई? देखिए, बैंक मतलब किनारा होता है। तो जब ये पानी होता है, यहाँ पे देखिए ये पानी है और यहाँ पे बोट है और यहाँ पे मान लीजिए ग्राउंड है, तो ये जो बोट को अगर
मान लीजिए कि इसको पानी में ले जाना है, इधर मूव कराना है, तो क्या करेगा बोट, ये जो यहाँ पे लैंड है, क्या कह रहा है, ये जो रिवर, ये जो बैंक का, ये जो मतलब ये जो नदी है, नदी का जो किनारा है, इसको ये जो बोटमैन जो है इसको पुश करता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसको धक्का देता है इधर, तो बदले में रिएक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है, बोट पे इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बोट इधर पानी में मूव करने लग जाता है। व्हाई डज अ गनमैन गेट अ जर्क ऑन फायरिंग अ बुलेट। देखिए बुलेट वाला हम लोगों ने पढ़ा था, जब बुलेट यहाँ से फायर होता है ना, तो बुलेट जो है बहुत हाई वेलोसिटी के साथ आगे आगे मूव करता है, इस पर बहुत एक मतलब इस बुलेट पे एक ग्रेट अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है, जिसकी वजह से बुलेट जो है आगे मूव करने लगता है वेरी हाई वेलोसिटी से, और बदले में रिएक्शन फोर्स की वजह से बुलेट जो है गन पे फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से गन भी क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है, जिसकी वजह से ये जो गनमैन जो होता है इसको जर्क फील होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन एक्सप्लेन व्हाई अ कार्ट पुल्ड बाय अ हॉर्स कैन बी मूव्ड। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन, ये कह रहा है कि अगर एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है और अपोजिट होता है, मान लीजिए इस बॉडी पे अगर इधर से भी एफ लगाया जाए और इधर से भी एफ लगाया जाए, तो ये फोर्स अपोजिट हो गया, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देगा ना, तो ये इसमें मोशन तो लाएगा नहीं, लेकिन क्या करेगा, इसका शेप चेंज कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। जब एक बॉडी पे दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, इसमें मोशन तो आएगा नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जब हॉर्स जो है कार्ट को पुल करता है, उस वक्त हॉर्स क्या है, एक्शन फोर्स लगाता है। ये मान लीजिए डायग्राम, तो उस तरफ फिगर तो मुझे बनाने नहीं आएगा, पर कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये हॉर्स जब मूव करता है ना, हॉर्स जो कार्ट को पुल करता है, तो हॉर्स कार्ट पे जो है, इस केस में हॉर्स जो है ग्राउंड पे जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगाता है, वो फोर्स अगर कार्ट पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ये हॉर्स जो है ग्राउंड पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ग्राउंड क्या है, हॉर्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे पुश करेगा, और ये जो ग्राउंड जो फोर्स जो लगाएगा हॉर्स पे उसको फॉरवर्ड पुश करने के लिए, वो फोर्स अगर ये जो कार्ट है, कार्ट पे जो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ये दोनों कार के जो टायर है, इस पे कार्ट का जो टायर है, इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है टायर में जो लग रहा है, और जो फोर्स जो ग्राउंड लगा रहा है हॉर्स पे, अगर ये जो फोर्स जो ग्राउंड लगा रहा है हॉर्स पे, वो अगर फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा रहा, तो कार्ट क्या हो जाएगा, मूव कर लेगा। हमने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए आपको जो उस ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होता है। तो इस केस में कार्ट पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना, उससे ज़्यादा अगर फोर्स जो है अर्थ हॉर्स पे लगाएगा, तो क्या हो जाएगा, कार्ट मूव कर जाएगा, ठीक है। और अर्थ जो है हॉर्स पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना कि जिस फोर्स के साथ हॉर्स जो है अर्थ को बैकवर्ड पुश करेगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, कार्ट मूव कर जाता है। नेक्स्ट एक्सप्लेन हाउ अ रॉकेट वर्क। रॉकेट का वर्क हम लोगों ने देखा था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्क करता है। रॉकेट का एग्जॉस्ट क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में क्या करता है, बहुत हाई वेलोसिटी के साथ फोर्स एग्जर्ट करता है, और जिसकी वजह से रिएक्शन फोर्स की वजह से रॉकेट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है। डू एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी और डिफरेंट बॉडी। देखिए एक्शन और रिएक्शन हमेशा अपोजिट बॉडी पे लगता है, सेम बॉडी पे नहीं लगता है, ठीक है। सेम बॉडी पे लगेगा तब तो उसको कैंसिल कर देगा, जैसे यहाँ पे भी हम लोगों ने देख रहा था कि अगर इधर से भी फोर्स लगेगा, इधर से भी एफ लगेगा, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, पर कैंसिल आउट नहीं करता, क्योंकि दोनों फोर्स जो है अलग अलग बॉडी पे लगता है। हमने एग्जांपल देखा था वाल वाला, कि जब आप वाल पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, तो वाल आप पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है, मतलब 10 न्यूटन वाल पे लगता है और 10 न्यूटन आप पे लगता है, तो दोनों फोर्स जो है अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, इसलिए एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल नहीं कर पाते। तो यहाँ पे डू एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन सेम बॉडी और डिफरेंट बॉडी, तो यहाँ पे डिफरेंट बॉडी आंसर हो जाएगा। हाउ आर दे रिलेटेड इन मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, दोनों का सेम होता है, एंड डायरेक्शन, बट डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। आर दे साइमल्टेनियस और नॉट। एक्शन रिएक्शन फोर्स जो होता है अलग अलग बॉडी पे लगता है, सेम मैग्नीट्यूड से लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, पर
दोनों एक दूसरे पे एक साथ लगता है। जैसे ही आप वॉल पे पंच करिएगा, वॉल जो है तुरंत आपके फिस्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है। तो ये साइमल्टेनियस हो जाएगा। इफ़ अ मैन जंप आउट फ्रॉम अ बोट द बोट मूव्स बैकवर्ड, ये भी हम लोगों ने देखा कि जब भी आदमी बोट से लैंड पे आता है तो बोट जो है बैकवर्ड मूव करता है, क्योंकि आगे आने के लिए, लैंड पे आने के लिए मैन जो है बोट को बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या देता है, धक्का देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन फोर्स की वजह से बोट जो है आदमी को आगे की तरफ धक्का देता है। व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्लिपरी रोड, स्लिपरी रोड पे चलना मुश्किल क्यों होता है? देखिए, जब कोई आदमी चलता है रोड पे, ठीक है, तो अपने पैर से ये ग्राउंड को पीछे पुश करता है, ठीक है। तो जब ये रोड स्लिपरी रहेगा ना, तो आप इसको प्रॉपरली पुश नहीं कर पाइएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप स्लिप करने लगिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे फोर्स लगाइएगा तो आपका पैर जो है पीछे स्लिप कर जाएगा, तो आप इसको पुश नहीं कर पाइएगा। और जब अर्थ को आप पुश ही नहीं कर पाइएगा तो अर्थ आपको पुश बैक कैसे करेगा? इसलिए स्मूथ रोड पे, स्लिपरी रोड पे चलना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई अ रनर प्रेसेस द ग्राउंड विथ हिज फीट बिफोर ही स्टार्ट रनिंग। एक रनर जो है दौड़ने से पहले ग्राउंड को अपने पैर से पीछे की ओर प्रेस करता है, ताकि ग्राउंड उसको आगे मूव करा सके और वो आगे दौड़ने लगे। जब ग्राउंड पे पीछे पुश करेगा ना पैर से, तो ग्राउंड जो है रनर पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगा और रनर आगे तेज़ी से मूव करने लगेगा। इसीलिए ग्राउंड को पुश करता है रनर जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में। A 60 ग्राम बुलेट फायर फ्रॉम अ 5 किलोग्राम गन लिव्स विथ अ स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड विथ विच द गन रिक्वायल। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक गन जो है, गन एंड बुलेट का बात कर रहा है ना, तो गन का मास दिया हुआ है, गन का मास है 5 किलोग्राम, ठीक है, एंड बुलेट का मास है 60 ग्राम, ठीक है, एंड बुलेट का स्पीड दिया हुआ है 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है गन का वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो M1 U1 से इसको निकालना होगा, तो इसको अच्छे से देखते हैं। एक क्वेश्चन अच्छे से देख लेंगे तो आगे क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। देखिए, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कैसे बनेगा। गन जो है बिफोर फायरिंग, अगर गन से बुलेट को हम लोग फायर नहीं किए हैं, मान लीजिए गन का मास M1 है और बुलेट का मास M2 है। M1 दिया हुआ है 5 किलोग्राम और M2 दिया हुआ है 60 ग्राम, ठीक है। तो बिफोर फायरिंग, जब फायरिंग नहीं हुआ है तो क्या है, गन भी रेस्ट में है और ये बुलेट भी रेस्ट में है, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम अगर हम लोग निकालें तो क्या होगा, M1 मास हो जाएगा इसका 5 किलोग्राम और U1 क्या है, 0 है, अभी इनिशियली रेस्ट में है, बुलेट भी रेस्ट में है। तो M1 U1 और U2 क्या हो गया, 0, तो टोटल क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनल मोमेंटम भी दोनों क्या होना चाहिए, दोनों का फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 0 हो गया तो अब आप इसको फर्दर आगे कीजिएगा, आगे सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M1 V1 इक्वल टू माइनस M2 V2। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा, क्योंकि ये टोटल तो ये टोटल तो 0 आ गया, तो ये दोनों क्या होगा, M1 V1 जो होगा M2 V2 के बराबर होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो M1 फाइनल क्या है, 5 किलोग्राम, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया गन का, वो आपसे पूछ रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी आपको बताना है। और इनिशियल और ये बुलेट का क्या है, बुलेट का मास है आपका 60 ग्राम, ये मान लीजिए किलोग्राम में, तो आप इसको किलोग्राम में या फिर इसी को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 5 किलोग्राम इक्वल टू हो जाएगा 5000 ग्राम, ठीक है। और इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसके अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 इंटू 500/5000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा और ये यहाँ कट जाएगा, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था, अ 60 ग्राम बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ 5 किलोग्राम गन लिव्स विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक गन से 60 ग्राम का बुलेट जो है फायर किया गया, तो उसका स्पीड क्या हो गया, 500
मीटर पर सेकंड के स्पीड से बुलेट जो है गन को लीव करता है, छोड़ता है। फाइंड द स्पीड वेलोसिटी विथ विच गन रिक्वायल, तो आपको वो स्पीड बताना है कि गन किस वेलोसिटी के साथ रिक्वायल करेगा, मतलब बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोगों ने सॉल्व किया। इनिशियल वेलोसिटी इनिशियली दोनों रेस्ट में था, तो इनिशियल मोमेंटम दोनों का क्या हो गया, 0 हो गया। फाइनल मोमेंटम दोनों का क्या हो गया, इसका हो गया m1v1 और इसका हो गया m2v2। अब इसी को आगे सॉल्व कीजिएगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और इसी को आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हुआ, v1 कितना निकल गया, -6 मीटर पर सेकेंड। मतलब बुलेट अगर इस डायरेक्शन में यहाँ पे निकल के गया, बुलेट अगर इस डायरेक्शन में आगे मूव किया तो गन किस डायरेक्शन में जाएगा, बैक डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जब बुलेट फायर होता है ना तो गन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉल करता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, जर्क बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क करता है। 10 ग्राम बुलेट ट्रेवलिंग एट 200 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक एंड रिमेन एम्बेडेड इन 2 किलोग्राम टारगेट विच इज ओरिजिनली एट रेस्ट बट फ्री टू मूव एट व्हाट स्पीड डज द टारगेट मूव ऑफ। देखिए इस केस में कह रहा है कि एक 10 ग्राम का बुलेट है, ठीक है, जो कि 200 मीटर के स्पीड से जा रहा है। ये 200 मीटर के स्पीड से जाता है यहाँ और जा कर के इसको स्ट्राइक करता है और इसमें जा कर के ये रुक जाता है, इसमें धंस जाता है, जा कर के एम्बेड हो जाता है और रुक जाता है। लेकिन ये जो बॉडी है ना ये मूव करने वाला रहता है, तो जैसे ही ये इस पर जा कर के स्ट्राइक करता है ये बॉडी जो है मूव करने लगता है एक v2 के स्पीड से। ठीक है, यही v2 आपको निकालना है। तो बॉडी 2 kg का है, इसका इनिशियल जो गन बुलेट का जो वेलोसिटी है वो 200 मीटर है। फाइनल वेलोसिटी बुलेट का क्या हो जाएगा, जा कर के इसमें इम्बेड हो जाएगा, इसमें जा कर के रुक जाएगा। तो बुलेट का फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बुलेट का फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। मास बुलेट का वही रहेगा। टारगेट का फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, इसका फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है, इसका मास भी 2 kg ही है। और इनिशियल वेलोसिटी टारगेट का क्या है, टारगेट टू रेस्ट में है, तब जा करके बुलेट इसको क्या किया था, स्ट्राइक किया था। तो टारगेट का इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0 और मास इसका यही है। तो अब आप इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बनाइए। इनिशियली क्या है, m1u1 है और ये m2u2 है, ठीक है। और फाइनली क्या हो जाएगा, m1v1 हो जाएगा और ये हो जाएगा m2v2 हो जाएगा, ठीक है। v2 स्पीड से जाने लगा। तो आप जब ये दोनों को इक्वल कीजिएगा तो यहाँ पे आपका इससे क्या निकल जाएगा, आपका ये वाला वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, m1u1 क्या हो जाएगा, 200 ग्राम इंटू 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 × 0 हो जाएगा, 2 kg × 0 हो जाएगा, तो ये 0 ही रह जाएगा, ठीक है। तो 0 हटाइए, बराबर क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, तो इसका मोमेंटम भी 0 हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी 0 है। तो इसका मोमेंटम फिर देख लीजिए क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा 2 किलोग्राम जो मास है इंटू ये v2 हो जाएगा। तो ये 2 किलोग्राम मास है तो इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह आपका v2 कितना आ जाएगा, 200 × 10/2000, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो v2 क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो वीडियो 28 मिनट का हो चुका है। तो बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग खुद से बनाइएगा। अगर डाउट आएगा तो आप लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिएगा कमेंट सेशन में, तो मैं उसका आंसर बता दूंगा। ये सारा न्यूमेरिकल है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह से ही बन जाएगा। और फोर्स की डिफिनीशन जो है उससे आप लोग अगर अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा तो खुद से बन जाएगा, कुछ ज़्यादा इशू आएगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग लेक्चर को अच्छे से देखिए, एक बार में समझ में ना आया तो दोबारा देखिए, एंड उसके बाद ये सारा क्वेश्चन जो बाकी बचा हुआ है उसको आप अटैम्प्ट कीजिए। नहीं बनेगा तो फिर कमेंट सेशन में पूछिए। एंड चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।